मॉर्निंग बच्चों। लाइट चली गई थी लास्ट क्लास में, तो हम लोग टेम्परेचर पर थे उस समय। हालांकि मैंने वीडियो तो अपलोड कर ही दिया था आपके लिए। चलिए आइए, मैं आपको ये सिखा रहा था कि एक साइड फिजिकल एड्जॉर्प्शन था, एक साइड केमिकल एड्जॉर्प्शन था, और हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे थे। तो आपने कहा था कि जो फिजियोर्प्शन है या जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, इट डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। यदि आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जो आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो मान लीजिए लो टेम्परेचर पर इतना एड्जॉर्प्शन हो रहा था, धीरे 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 क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो ऐसा एक ग्राफ आएगा, धीरे धीरे आपके एड्जॉर्प्शन को कैसा कर देगा? कम कर देगा। लेकिन यही बात यदि हम केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए करें तो केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए हम बोलते हैं कि जो केमिजॉर्प्शन है, जो केमिजॉर्प्शन था, इंक्रीजेस फर्स्ट। पहले क्या होता है बेटा? ये इंक्रीज होता है एंड देन डिक्रीजेस एट हाई टेम्परेचर। और जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। जब हम ग्राफ खींचते हैं बेटा, तो मान लीजिए लो टेम्परेचर पर ये कम था। होता क्या है, जैसे H2 को निकल के ऊपर एब्जॉर्ब करना था तो पहले फिजिकल होता है, फिर हम टेम्परेचर देते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और टेम्परेचर देते हैं तो बॉन्ड टूटने लगते हैं। तो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एब्जॉर्प्शन पहले बढ़ा तो यहाँ तक बढ़ा, उसके बाद क्या होगा? और टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर ये घटना शुरू हो जाता है। तो जो केमिकल एड्जॉर्प्शन का ग्राफ आता है बेटा, वो ऐसा आता है कि टेम्परेचर के साथ पहले तो ये बढ़ा है और उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होना शुरू हो जाता है। तो ये केमिकल एड्जॉर्प्शन पर टेम्परेचर का इफेक्ट है, ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन पर टेम्परेचर का इफेक्ट है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। टेम्परेचर के बाद आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं और बात कर लेते हैं किसकी? प्रेशर की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। देखिए, प्रेशर का इफेक्ट दोनों के लिए कॉमन रहता है। क्या बोल रहा है? कहते हैं एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद प्रेशर। प्रेशर इनिशियली, शुरू में जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन बढ़ता है। बढ़ना भी चाहिए बेटा। सपोज करिए ये कोई सरफेस थी और ये ऊपर गैस के या किसी चीज के मॉलिक्यूल, लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल थे। यदि हम इनको ऊपर से प्रेशराइज करें तो ये नीचे आके सरफेस पर एडजॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। बोल भाई, ऊपर से क्या लगा दिया मैंने? प्रेशर। और जैसे ये सरफेस पर बेटा एडजॉर्ब हो गए, अब देखिएगा, अब मॉलिक्यूल ऊपर हैं, अब सरफेस तो हो गई खत्म, तो अब भी हम प्रेशर लगा रहे तो हो सकता है थोड़े बहुत दूसरी लेयर में आ रहे हो गई। हमने प्रेशर और लगाने की कोशिश की तो जो एब्जॉर्ब हुए थे वो हटने भी शुरू हो सकते हैं। तो दैट इज वाई कि प्रेशर के साथ शुरू में एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन कुछ समय बाद इनिशियली, देन आफ्टर सम टाइम becomes constant। क्या बन जाता है? कांस्टेंट हो जाता है एट हाई प्रेशर। कौन से प्रेशर पर? हाई प्रेशर। चलिए बेटा देखा जाए जरा ये कैसे हो रहा है। तो इसके लिए भी अपने ग्राफ खींचने की कोशिश कर लेते हैं। ये क्या आ गया भाई? तो इसके लिए भी हमें ग्राफ खींचने की कोशिश कर लेते हैं, छोटा सा। जस्ट लुक हियर, ये है एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर। ग्राफ कुछ ऐसा आया कि शुरुआत में एड्जॉर्प्शन तेजी से बढ़ा, प्रेशर के साथ स्ट्रेट लाइन आया, फिर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा और उसके बाद बिकम्स कांस्टेंट एट हाई प्रेशर। ऐसे करके, यानी यहां से यहां तक तो तेजी से बढ़ रहा, देखिए स्ट्रेट लाइन है, फिर कर्व आने लगा तो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा और बाद में कैसा हो गया? ये कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह का आपको ग्राफ मिलता है। किसका? एड्जॉर्प्शन का प्रेशर के साथ। ये दोनों के लिए सेम है, चाहे वो केमिकल एड्जॉर्प्शन हो और चाहे फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो। यानी
एडजॉर्प्शन पहले इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन प्रेशर, शुरुआत में इनिशियली, देन आफ्टर सम टाइम बिकम कांस्टेंट एट हाई प्रेशर, प्रेशर बढ़ाते जाइए तो थोड़े समय के बाद कैसा हो जाता है बेटा, कांस्टेंट हो जाता है एडजॉर्प्शन। क्लियर? तो ये थे आपके एडजॉर्प्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स, फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। चलिए बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं अगली हेडिंग पर और बात करते हैं इसकी। These are factors affecting the adsorption. Affecting the adsorption. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं? चलिए इन फैक्टर से मिलना चाहते हैं एक एक करके, और सबसे पहला फैक्टर मैं देखना चाहता हूं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट याद है ना, यानी ये वो मटेरियल है जो एडजॉर्बेंट की सरफेस पर इकट्ठा होगा, स्टिकअप होगा, कलेक्ट होगा। तो कहते हैं क्या है, जरा सुनिएगा। ये कहते हैं कि जो एडजॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स। यानी जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में यदि अट्रैक्शन ज्यादा है वो जुड़ेंगे, और यदि वो जुड़ेंगे तो वो हैवी होंगे, और हैवी होंगे तो नीचे की तरफ सेटल होने की कोशिश करेंगे। यदि वो नीचे की तरफ सेटल होने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आराम से एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनके एडजॉर्ब होने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। क्या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि दिन में अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये इकट्ठे होकर लिक्विड बनाएंगे, और लिक्विड बना के तुरंत नीचे आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ एडजॉर्बेट। यदि मैं इसको गैस मान लूं थोड़ी देर के लिए, पक्का जितने आराम से लिक्विफाई होंगे। अच्छा एक चीज और है, लिक्विफिकेशन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टीसी यानी टी क्रिटिकल के, क्रिटिकल टेम्परेचर के। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हाई होगा किसी गैस का लिक्विफिकेशन उतना आसान होगा, लिक्विफिकेशन जितना आसान होगा एडजॉर्प्शन उतना इजी हो जाएगा। और मेरे ख्याल से सभी लोगों को ये पता होगा बेटा कि जो टी क्रिटिकल निकालने का फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू, शायद आपने कभी ना कभी इस क्रिटिकल टेम्परेचर के फॉर्मूले को पढ़ा होगा, 8A अपॉन 27RB। उम्मीद है सभी लोग इस फार्मूले को जानते हैं। व्हाट इज ए एंड बी हियर, जहां ए और बी क्या होते थे, वान डर वाल्स कांस्टेंट, और यहां जो ए होता था वो बताता था क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो बी होता था वो बताता था साइज, करेक्शन इन वॉल्यूम वगैरह जो हमने किए थे साइज के बारे में। तो सोचिए टीसी ए के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी ए ज्यादा होगा तो टी क्रिटिकल ज्यादा होगा, और बी ज्यादा होगा तो टी क्रिटिकल कम होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को ज्यादा करने के लिए ए ज्यादा और बी कम होना चाहिए। तो ए जितना ज्यादा होगा बी जितना कम होगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। ये हमेशा याद रखिए, जिसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा बेटा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हमेशा कैसा होगा, हाई होगा। क्या इतनी बात समझ में आई है बेटा? अब इसके बेसिस पर यदि मैं आपको यह बताऊं कि कौन सी गैस कितनी एडजॉर्ब होगी, तो उसके लिए हमें केवल यह पता होना चाहिए कि किस गैस का ए ज्यादा है, किस गैस का बी ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर वेपर्स का तो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद बात कर ली जाए SO2 गैस। SO2 एक पोलर मॉलिक्यूल है, हैवी वेट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है क्लोरीन, तीसरे नंबर पर आती है अमोनिया जी। इसके अलावा एक गैस याद करिए HCl भी होती है,
HCl भी होती है, इसका भी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन अच्छा है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब अमोनिया गैस और HCl गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमोनिया में ज़्यादा है, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। यदि मैं इसके लिए एक छोटी सी बात बताऊं ऐसे, तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो सुनना, सुनो 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 का मतलब SO2, कल यानी क्लोरीन, अम्मा यानी अमोनिया को एसिडिटी हो गई, एसिडिटी। और एसिडिटी का मतलब एसिड बनने लगा, और जब एसिड बनता है तो HCl लेवल बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, तो एसिडिटी को ये कह दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या बोल रहा है? सुनो, कल अम्मा को एसिडिटी हो गई। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हम लोग से कहते हैं ना पेट में गैस बने, थोड़ी मेथी खा लो, कुछ ये खा लो, वो खा लो, तो लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं कुछ खा लो कुछ खा लो। तो मेथी से बनती है मेथेन को, और तो उसने क्या किया, जब अम्मा को एसिडिटी हो गई, तो क्या बोल रहा है, अम्मा को एसिडिटी हो गई तो मेथी, सॉरी कलर बदल लो, तो मेथी से मेथेन को, और यानी O2, और नहीं दिया, नहीं मतलब नहीं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को नहीं दिया। क्या बात है, जब भी वीडियो बनाने चलते लाइट ही चली जाती है भाई, आज भी लाइट चली गई। चलिए बेटा, लाइट आ गई है। हम लोग कुछ ऐसे पढ़ रहे थे, मैं आपको ऑर्डर बता रहा था कि कौन कितना एड्सॉर्ब होता है। तो सबसे ज़्यादा SO2 होती है, इससे ज़्यादा वाटर वेपर्स होती हैं, ठीक। तो ऐसे बोला था, सुनो कल अम्मा को एसिडिटी हो गई, तो मेथी दे देते, तो मेथी को और नहीं यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो मेथी को और नहीं दिया, यानी और ज़्यादा मेथी नहीं दी, कि ज़्यादा मेथी दें तो गर्मी कर दे, इसलिए मेथी को और नहीं दिया। थोड़ा साफ साफ लिख दूँ जरा, मेथी को और नहीं दिया। लीजिए, तो यहाँ पे सुनो का मतलब SO2 है, कल का मतलब क्लोरीन है, अम्मा यानी अमोनिया है, एसिडिटी आप जानते हैं HCl और CO2 है, मेथी मेथेन है, को CO है, और ऑक्सीजन है, नहीं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये आपका डिफरेंट टाइप की गैसों का रेट ऑफ एडसॉर्प्शन है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पूछ सकता है, 4 गैसें देगा, क्लोरीन, अमोनिया, HCl, CO2, कहेगा बताइए सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका? क्लोरीन का। A किसका ज्यादा? क्लोरीन का। B सबसे ज्यादा किसका? हाइड्रोजन का, क्योंकि जिसका B ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम। क्लियर? और इन सब के ऊपर, इन सबसे ज्यादा यदि आपको चाहिए, तो मैंने बताया था बेटा, इन सबसे ऊपर आता है कौन? वाटर की वेपर्स, ये सबसे ज्यादा एड्सॉर्ब होंगे। क्लियर है? कहीं कोई डाउट हो देख लीजिए। पक्का? वो होता है ना, जब हम लोग बहुत सर्दी पड़ती है, फॉग पड़ता है, और हम लोग चलते हैं पानी में, तो बालों पे तो छोटी छोटी बूंदे आ जाते हैं। मेरे तो बाल ही नहीं, तो बूंदे कहाँ से आएंगी, पर छोटी छोटी बूंदे आ जाती हैं। वो क्या होती हैं? वाटर की वेपर्स। सही है ना? चल भाई, तो ये था पहला पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, नेचर ऑफ एडसॉर्बेट, ये तो पहला था। आइए दूसरे पे चलते हैं। इसके बाद नेचर ऑफ एडसॉर्बेट के बाद दूसरे नंबर पर आता है सेकंड, इट इज एडसॉर्बेंट, और खास तौर से हम बात करेंगे इसकी सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। ये भी बड़ा असर डालता है बेटा। कैसे असर डालता है समझिएगा। यदि आप एडसॉर्प्शन कराना चाहते हैं तो सरफेस पर ही तो एडसॉर्प्शन होता है, तो हम कहेंगे कि एडसॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। जो हमारा एडसॉर्बेंट है उसका सरफेस एरिया कितना ज्यादा है, और सरफेस एरिया कैसे कम ज्यादा करते हैं समझना। ये हमारे पास एक सॉलिड टुकड़ा था, इसका सरफेस एरिया कैसा है? कम है, तो हैव लीस्ट सरफेस एरिया। हमें इसका सरफेस एरिया बढ़ाना था, तो मैंने इसको 2 पार्ट में काट दिया था, याद है आपको? ऐसे करके कट इनटू 2 पीसेस, तो इट हैव मोर सरफेस एरिया।
अब इसका सरफेस एरिया कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। आपने इसका पाउडर बना दिया था, याद है, ऐसे करके पीस के, ऐसे करके पाउडर्ड फॉर्म में। तो आपने कहा था कैसा सरफेस एरिया, मैक्सिमम सरफेस एरिया। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना रेट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा। इसीलिए बेटा जब हम लोग कैटेलिसिस में कैटेलिस्ट यूज करते हैं, सॉलिड कैटेलिस्ट, तो उसका पाउडर्ड फॉर्म ज़्यादा अच्छा होता है। निकेल पाउडर ऐसे करके इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना एडसॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन उतना हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, नंबर 3, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बेटा, कि यदि आपका एडसॉर्प्शन फिजिकल एडसॉर्प्शन है तो इट डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। ये हमेशा टेम्परेचर के साथ क्या होता है, डिक्रीज। लेकिन मैंने ये भी कहा था बट केमिकल एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस फर्स्ट, पहले क्या होता है, बढ़ता है, एंड देन decreases with temperature, with increase in temperature। क्लियर। और कभी कभी बेटा क्या होता है, वो कह रहा है कि समटाइम्स, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स जो फिजिकल एडसॉर्प्शन है या फिजियोर्प्शन है, जो फिजिकल एडसॉर्प्शन है, चेंज इनटू केमिकल एडसॉर्प्शन, कभी कभी ये केमिकल एडसॉर्प्शन में चेंज हो जाता है ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल, यदि हम हाइड्रोजन को निकेल की सरफेस पर इकट्ठा करें तो इनिशियली ये कैसा है, फिजिकल एडसॉर्प्शन, इनिशियली जब शुरुआत हुई है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब आप इसको टेम्परेचर देना शुरू करते हैं तो यही हाइड्रोजन इसी निकेल के साथ केमिकल बॉन्ड बना के चेंज इनटू केमिकल एडसॉर्प्शन, ये किस में बदल जाता है, केमिकल एडसॉर्प्शन में बदल जाता है। यानी कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो फिजिकल एडसॉर्प्शंस हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, केमिकल एडसॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और प्रेशर का इफेक्ट आपको अच्छे से पता है कि चाहे वो फिजिकल एडसॉर्प्शन हो चाहे वो केमिकल एडसॉर्प्शन हो, दोनों ही इंक्रीज होते हैं विद प्रेशर। यदि वो हमसे पूछता है बताइए इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, तो हम कहेंगे दोनों ही, यानी जो हमारा फिजिकल एडसॉर्प्शन है एंड जो हमारा केमिकल एडसॉर्प्शन है इंक्रीजेस विद प्रेशर इनिशियली, याद है, एंड बिकम्स कांस्टेंट। कैसे हो जाते थे, कांस्टेंट हो जाते थे आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, किस पर, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। जब प्रेशर कैसा होता था बेटा, ज्यादा होता था। क्या समझ में आई है बात। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडसॉर्प्शन। किस फैक्टर ने एडसॉर्प्शन पे क्या फर्क डाला है, फिर से एक नजर डाल लीजिए। हमने क्या क्या चीजें देखी बेटा, नेचर ऑफ एडसॉर्बेट देखा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज्यादा है, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन जितना ज़्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा है, वांडरवाल कांस्टेंट ए जितना ज़्यादा है, बी जितना कम है, एडसॉर्प्शन का रेट उतना ज़्यादा है। सुनो कलम्मा को एसिडिटी हो गई तो मेथी को और नहीं दिया, यानी ये आपका एडसॉर्प्शन रेट है डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस का। दूसरे नंबर पर सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट जितना ज़्यादा होगा एडसॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। पाउडर्ड फॉर्म में मैक्सिमम सरफेस एरिया होता है तो पाउडर्ड फॉर्म में सबसे ज़्यादा। टेम्परेचर फिजिकल हमेशा घटता है, केमिकल पहले बढ़ता है फिर घटता है। प्रेशर का आपको इफेक्ट पता ही था बेटा। कई बार क्या होता है मैंने आपको बताया कि पहले फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है और बाद में वो चेंज हो जाता है केमिकल एडसॉर्प्शन। चलिए
आगे चलते हैं, अगली चीज पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए एडजॉर्प्शन तो आप जानते हैं, और मुझे लगता है ये जो वर्ड है ना आइसोथर्म, तो आइसोथर्म का एक मतलब तो कम से कम सभी लोग जानते हैं कि जहां बात आइसोथर्मल की आती है वहां कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि हमारा जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। अब ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या जी? आखिर हम किसे कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म? तो सुनिएगा, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कुछ नहीं, इट इज सिंपली अ रिलेशन between the amount of adsorbate per unit adsorbent per unit adsorbent and pressure। किस पर? at कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी वो केवल आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन। रिलेशन क्या है किसके बीच? सपोज करिए x इज द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, m इज द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, यानी व्हाट इज x हियर? तो x को वो क्या बोल रहा है? x क्या है बेटा? इट इज अमाउंट या मास ऑफ एडजॉर्बेट। एंड व्हाट इज m? m इज द अमाउंट, जो भी अमाउंट लिया है तो मास ही ले लेता हूं, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो ये क्या हो गया? अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट पर यूनिट एडजॉर्बेंट। इसके एंड प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होता है, बस वो आपसे ये जानना चाहता है। वो जो रिलेशन आएगा x अपॉन m और प्रेशर के बीच में, उसी को नाम दे दिया जाएगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब वो रिलेशन कैसे आता है? तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने आइडियाज़ दिए। जरा उनके आइडियाज़ को सुनते हैं, उनके आइसोथर्म्स को पढ़ते हैं। पहले नंबर पर जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था फ्रेंडुलिच। तो उन्होंने अपनी एक आइसोथर्म दी, इट इज फ्रेंडुलिच आइसोथर्म। इट इज फ्रेंडुलिच LICH आइसोथर्म। देखिए फ्रेंडुलिच आइसोथर्म क्या कहती है समझिएगा। उसने बोला कि जो x अपॉन m है, यानी अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट पर यूनिट एडजॉर्बेट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। कब? एट वेरी लो टेम्परेचर, सॉरी लो प्रेशर। इसका मतलब लो प्रेशर पर इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहां पर प्रेशर की पावर कितना है? 1। लेकिन इसी को यदि है बहुत हाई प्रेशर पर ले लें x अपॉन m, तो मैंने आपको बताया था कांस्टेंट हो जाता है, और दुनिया में किसी भी कांस्टेंट करना हो पावर 0 रख दो। एट वेरी हाई प्रेशर कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। यदि कांस्टेंट हो गया तो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? ध्यान से देखिए 0 ऑर्डर रिएक्शन हो। अब वो कह रहा है कि ना तो प्रेशर बहुत ज्यादा है ना प्रेशर बहुत कम है। किस पर? बीच के किसी प्रेशर पर। तो x अपॉन m, ये वैल्यू 1 से कम और 0 से ज्यादा कोई वैल्यू चाहिए थी, मैंने 1/n ले ली। हालांकि 1 से कम 0 से ज्यादा की वैल्यू 0.1 और 0.6 के बीच की होती है ये, पर मैंने 1/n ले लिया, कोई भी वैल्यू। जहां n की वैल्यू यदि मैंने 1 ले ली तो 1 हो जाएगा, इनफाइनाइट ले ली तो 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर यदि हमसे ये कहा जाए द वैल्यू ऑफ 1/n, तो मैं n या 1/n किसी को भी बोल सकता हूं कि जो 1/n होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू 1 होगा। और ये किस पर है? एट किसी इंटरमीडिएट प्रेशर, यानी किसी बीच के प्रेशर पर, जिसे हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर।
और इस पूरे को देखते हुए जो मैंने यहाँ लिखा है, यदि मैं एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखाऊं बेटा आपको, देखिएगा जरा, मैं ग्राफ खींच रहा हूं किसके बीच, x/m को y एक्सिस पर ले रहा हूं और प्रेशर को ले रहा हूं x एक्सिस पर। तो कहते हैं जब प्रेशर बहुत लो है, यानी प्रेशर कैसा है, बहुत कम है, यहां पे कहीं ले लेते हैं, उस समय x/m की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये है पक्का। अब वो कह रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, लो प्रेशर पे है, बढ़ाएंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी प्रेशर के साथ बिल्कुल लीनियंटली तेजी से ऐसे बढ़ेगा, बढ़ा, उसके बाद जब प्रेशर कुछ इंटरमीडिएट हो गया तो बढ़ेगा, पर इतना तेज नहीं बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा, थोड़ा धीरे धीरे, यानी कर्व होता जाएगा ऐसे। और जब प्रेशर बहुत हाई हो गया देन इट बिकम्स, यहां से फिर से आ जाता हूं, और जब प्रेशर बहुत हाई हो गया देन इट बिकम्स स्ट्रेट लाइन, यानी कैसा हो गया, कांस्टेंट। तो मुझे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिखेंगे, देखिए यहां से यहां तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, और यहां से यहां तक एक कर्व दिख रहा है, और उसके बाद पूरा कैसा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन होता चला जा रहा है। तो मैं एक एक पॉइंट्स देखना चाहता हूं। मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। ये 3 पॉइंट्स आपके सामने। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एट ए, जब हम ए पॉइंट पर हैं, एट ए, तो क्या आप कह सकते हैं कि जब अपन ए पॉइंट पर होंगे तो एट ए क्या होगा, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 1। जब हम एट बी होंगे और जब हम एट सी होंगे, तो जब हम सी पर पहुंच गए तो कांस्टेंट हो गया, यानी एट सी तो x/m कांस्टेंट है, यानी p की पावर 0। और ये इंटरमीडिएट वाली पोजीशन है, यहां पे जो x/m होगा वो p की पावर 1/n होगा। क्या समझ में आया है? तो शुरुआत में प्रेशर बढ़ाने पर तेजी से बढ़ा, फिर धीरे धीरे बढ़ा, उसके बाद कैसा हो गया, कांस्टेंट होता चला गया। यानी यहाँ पे कैसा इंक्रीज हो रहा है, रैपिडली, यहाँ कैसा इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली, और यहाँ पर कैसा हो गया है, कांस्टेंट हो गया। पक्का? तो ये है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और इसी का नाम दिया जाता है फ्रेंडुलिच आइसोथर्म। आइए अब मैं इस फ्रेंडुलिच आइसोथर्म को और थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इतने में कहीं आपको कोई चीज ना समझ में आई हो, कोई डाउट लग रहा हो तो बताइए। क्लियर बेटा इतना? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला फाइनली आया था उस पर आ जाते हैं वापस। तो अपने पास फॉर्मूला ये आया कि x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मैंने k कांस्टेंट लगा दिया, p की पावर 1/, तो एक तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया। हो सकता है आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर पाए, और यदि डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते तो एक काम कर देते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं दोनों साइड में, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जरा बताइए क्या बनेगा, इट इज लॉग x/m इक्वल्स टू लॉग a इंटू बी बराबर होगा लॉग k प्लस लॉग p की पावर 1/n, लॉग a की पावर b, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, लॉग x/m इक्वल्स टू, बताइए, p की पावर n यानी 1/n लॉग p और प्लस लॉग k। ये एक एक्सप्रेशन आया है, ध्यान से देखिए, और इस एक्सप्रेशन के साथ थोड़ा सा खेलना चाहता हूं। कैसे खेलूंगा, इस एक्सप्रेशन को मैं कंपेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c से, और जब कंपेयर कर रहा हूं तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ है। एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा। अब बताइए व्हाट इज x एक्सिस एंड व्हाट इज y एक्सिस। तो y एक्सिस आपकी हो गई है log x/m, x एक्सिस आपकी हो गई है log p, और आपका स्लोप और इंटरसेप्ट पे नजर डाल लीजिए, क्या कोई इंटरसेप्ट काट रही है? यस सर काट रही है। क्या कहाँ? इस एक्सिस पर, y एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट काट रही है। ये इंटरसेप्ट कितना काट रही है जरा बता दीजिए, इट इज log k। इसके बाद आपका ग्राफ क्या है, चेक है, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, और जो स्लोप है आपके ग्राफ का उसको देख लीजिए, ये आपका स्लोप है, इसे थीटा मान लेंगे यदि थोड़ी देर के लिए। तो स्लोप बराबर क्या होता है, m बराबर tan थीटा बराबर कितना है आपका स्लोप, ध्यान से देखिए, m बराबर 1/n। बोल बेटा समझ में आया है ये ग्राफ इसके साथ? तो ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। अच्छा, इसी को दोबारा से एक बार फिर से लिखना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। यदि हमारे पास
कोई सॉल्यूशन होता, यानी हम लिक्विड में किसी चीज का एडजॉर्प्शन करा रहे होते, तो सर फॉर्मूले में क्या चेंज आता? कोई चेंज ना आता, x/m ही रहता बराबर 1/n log, बस p की जगह क्या आ जाती? कंसंट्रेशन आ जाती प्लस log k हो जाता। लीजिए, बस इतना सा चेंज होता। यदि सॉल्यूशन होता तो सॉल्यूशन में प्रेशर की जगह क्या आ जाता? कंसंट्रेशन आ जाती, बस बाकी सब कुछ यही रहता। अच्छे से देख लीजिए, क्या आपको समझ में आया है बेटा? ये थोड़ा सा और छोटा कर लो, अब आ जाएगा। ये आपकी फ्रेंडलिच आइसोथर्म है, देख लीजिए। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल आसान सी चीज है। आई है समझ में? यदि आई है तो आइए इस फ्रेंडलिच आइसोथर्म का मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं। किया जाए बेटा। क्वेश्चन क्या कहते हैं सुनिएगा। एट 280 m प्रेशर, एट 280 m प्रेशर, यानी वो आपको प्रेशर दे रहा है। कितना दे रहा है? 280 m प्रेशर। फॉलोइंग adsorption graph is given, then calculate x by m। अब जरा ग्राफ पे नजर डाल ले भैया। जो ग्राफ दिया है वो क्या दिया है? ध्यान से देखिए, ये हमें ग्राफ दिया है। इसने इंटरसेप्ट काटा है यहां पे, और इस इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रहा है 0.3। ये आपका एंगल दे रहा है 45 डिग्री, और ये खींच रहा है log x/m वर्सेस log p, या x/m वर्सेस p खींच दो। चल ठीक है, जो खींच गया उसी से काम चला ले। ये ग्राफ दिया है, ठीक है। ऑप्शन दो, चार ऑप्शंस दिए उसने। ए 2 ग्राम पर ग्राम या 2, दिस वन इज द क्वेश्चन। 2 ग्राम, 4 ग्राम, 6 ग्राम, 8 ग्राम, x/m की वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कुछ नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन है भैया। सबसे पहले देख, तुम्हें दिया क्या है? ये थीटा दिया है, तो tan थीटा यानी tan 45 बराबर तो हो गया 1/n, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो आपका 1/n तो बराबर आ गया इसके। और ये जो वैल्यू दी है ये किसके बराबर है? इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट कितना होता है? log k। तो यदि log k की वैल्यू सोचिए 0.3 है तो एंटी लॉग ले लीजिए, k बराबर, बताइए 0.3 किसका लॉग होता है? 2 का, k बराबर 2 आ गया। भाई log 2 बराबर 0.3010 होता है, तो ये log 2, ये log k, log से log हटा दे, k बराबर 2 आ गया। अब आपके पास k भी है, आपके पास 1/n भी, x/m आपसे पूछा है। मुझे लगता है कि अब क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे आइए उसको भी देख लेते हैं। जस्ट लुक हियर। तो हमारा फॉर्मूला था x/m, जो कि हमें निकालना है, इक्वल्स टू k हमें दिया है 2 इंटू p हमें दिया है 2 की पावर 1/n, और 1/n बराबर दिया है 1, इक्वल्स टू 2 इंटू 2 बराबर कितना आ गया? 4। ये रहा क्वेश्चन। समझ में आया मैंने इस ग्राफ को कैसे इस्तेमाल किया है बेटा? देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो तो। ये थी आपकी फ्रेंडलिच आइसोथर्म। कोई चीज ऐसी जो आपको लग रहा हो कि हमें समझ में नहीं आई, यू हैव टू आस्क। आसान सा काम था। हो गया? पक्का हटा दूं? चल भाई, इसे हटा दिया जाए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। एक और आइसोथर्म होती है, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है,
फिर भी हम आइए देख लें उसे। वो होती है ये, इट इज कॉल्ड लैंगमूर, लंगूर नहीं लैंगमूर। तुम बंदरों को सब लैंगमूर लंगूर नजर आता है। आइसोथर्म, व्हाट इज लैंगमूर आइसोथर्म? सुनिएगा, लैंगमूर ने क्या किया था, दोनों आइसोथर्म फिजिकल और केमिकल का एक एक पॉइंट उठाया और दो एजम्पशन दिए। पहला एजम्पशन दिया, कहते हैं जो एडजॉर्प्शन होता है इज मोनोलेरिकल ऑलवेज, वो हमेशा कैसा होता है, मोनोलेरिकल होता है ऑलवेज। ये इनका पहला एजम्पशन था। और दूसरा एजम्पशन इन्होंने क्या दिया था, कहता है एडजॉर्प्शन फॉलोड बाय डिसॉर्प्शन ऑलवेज। यदि एडजॉर्प्शन हो रहा है तो डिसॉर्प्शन जरूर हो रहा होगा, फॉलोड विद डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन मीन्स इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब है कि ये कैसी प्रोसेस है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है बेटा। और यदि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इक्विलिब्रियम जरूर आएगा। अच्छा सर, डिसॉर्प्शन क्या है? देख, पहले यहां गैस इकट्ठी हुई है, उसके बाद यही गैस के मॉलिक्यूल निकलने शुरू हो गए, तो इसे क्या कह देते हैं, डिसॉर्प्शन कह देते हैं। तो डिसॉर्प्शन वहीं से तो होगा जहां एडसॉर्प्शन होगा, यस और नो। और एडसॉर्प्शन वहां होगा जहां जगह खाली पड़ी होगी। अब इस पे तो एडसॉर्प्शन हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मोनोलेरिकल है बेटा, आपने बोला है। तो जरा देखिए इन्होंने समझाया कैसे था अपनी बात को। इन्होंने समझाने के लिए क्या किया, एक सरफेस ले ली ऐसे करके बड़ी सी। ये कोई सरफेस ले ली है, कितनी लेंथ की, यूनिट लेंथ की, क्योंकि पर यूनिट एडसॉर्बेंट देखते तो यूनिट लेंथ की ले ली। और इस यूनिट लेंथ की सरफेस पर ये इन्होंने एडसॉर्प्शन करा दिया। और इन्होंने कहा कि एडसॉर्प्शन यहीं तक हुआ है और यहां से लेके यहां तक को इन्होंने मान लिया जोन ऑफ एडसॉर्प्शन थीटा। थीटा वो जोन है या वो लेंथ है या वो एरिया है जहां पर क्या हुआ है, एडसॉर्प्शन। तो जहां एडसॉर्प्शन नहीं हुआ है, जरा उस जगह की बात करिए, कहां एडसॉर्प्शन नहीं हुआ है, इतनी लेयर पे नहीं हुआ है। तो ये कितनी बची, इट इज 1 माइनस थीटा, क्योंकि पूरी की लेंथ कितनी है, यूनिट लेंथ। अब ध्यान से देखिएगा, यदि डिसॉर्प्शन होगा, क्या होगा, डिसॉर्प्शन, तो वो यहां से होगा, यस और नो। और यदि एडसॉर्प्शन होगा तो वो यहां पर होगा। सहमत है ना भाई? यहां तो मॉलिक्यूल है ही नहीं तो डिसॉर्प्शन हो नहीं सकता, और यहां डिसॉर्प्शन होगा तो एडसॉर्प्शन वहां होगा, क्योंकि वहां जगह खाली है, क्योंकि मोनोलेरिकल है, दूसरी लेयर हम बना नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें या थोड़ा सा सीखना शुरू करें तो हम ऐसे कहेंगे कि जो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन है वो कहाँ पे होगा, 1 माइनस थीटा, यानी ये जितना ज़्यादा होगा एरिया, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। फिर आपने ये भी तो बोला था कि रेट ऑफ एडसॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ेगा। तो इन दोनों से हमें एक बात तो पता चल गई कि जो RA होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के भी और 1 माइनस थीटा के भी। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा रहा हूँ। यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो इक्वल्स टू, मैंने कांस्टेंट लगा दिया A मतलब एडसॉर्प्शन के लिए P इंटू 1 माइनस थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। पक्का? अब मैं पड़ोस में बात कर लेता हूँ डिसॉर्प्शन की। कहते सर जो डिसॉर्प्शन होगा RD वो कहाँ पर होगा, केवल थीटा सरफेस। प्रेशर का डिसॉर्प्शन से कोई मतलब नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि RD इक्वल्स टू KD इंटू थीटा। बट इज KD हेयर, KD इज द डिसॉर्प्शन कांस्टेंट। इसे कह दूंगा कि ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्या इतनी बात समझ में आई है बेटा? अब रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इक्विलिब्रियम भी आया होगा, और इक्विलिब्रियम वो होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी रेट ऑफ एडसॉर्प्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के। तो अब अपन रेट ऑफ एडसॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन को बराबर करने जा रहे हैं। यदि आप बराबर करेंगे तो डिसॉर्प्शन में कौन आ जाएगा बेटा, डिसॉर्प्शन में आ जाएगा KD, बल्कि चलो लिख देता हूँ KD इंटू थीटा बराबर, ये तो डिसॉर्प्शन हो गया। और एडसॉर्प्शन कितना है, एडसॉर्प्शन है KA
इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंटू पी, अंदर ले लेता हूँ माइनस के ए पी इंटू थीटा। ये आएगा, दोनों बराबर कर दिए बेटा, इसको इसके बराबर कर दिया राइट हैंड साइड को। एक काम करता हूँ, ये थीटा वाला पोर्शन इधर ले आता हूँ और थीटा को कॉमन ले लें, तो थीटा को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखो ये बचा के डी, सही ना, इधर थीटा कॉमन लिया, इसको इधर ले आओ, प्लस के ए इंटू पी बराबर किसके, के ए इंटू पी। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर आ गया के ए इंटू पी डिवाइडेड बाई के डी प्लस के ए इंटू पी। क्या इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई है, कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखिएगा ध्यान से, थीटा इक्वल्स टू, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको के डी से डिवाइड कर रहा हूँ, इट इज डिवाइडेड, या लिख देता हूँ ये, इट इज डिवाइडेड बाई के डी। और जब के डी से डिवाइड करूंगा तो के ए अपॉन के डी, एक नया कांस्टेंट के आ गया इंटू पी डिवाइडेड बाई के डी अपॉन के डी 1 प्लस के ए अपॉन के डी, एक नया कांस्टेंट। ये हमारा एक रिलेशन आया। क्या आपको समझ में आया है बच्चा? ये रिलेशन, इसी को कहते हैं लैंगमूर आइसोथर्म। अब इसे थोड़ा सा समझ लेते, देखना कह रहा है कि एट वेरी लो प्रेशर, जब प्रेशर कैसा है, कम, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए। तो जब प्रेशर बहुत कम है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो एक होगा वो ज्यादा होगा किससे, Kp से, क्योंकि प्रेशर बहुत कम है, तो K इंटू पी की वैल्यू जो होगी वो 1 से कम होगी, तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगी। जब नेग्लिजिबल हो जाएगी तो थीटा बराबर हो जाएगा K इंटू पी, यानी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा P की पावर 1 के। यही कहा गया था कि लो प्रेशर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी को यदि आप एट हाई प्रेशर देखेंगे, अब देखना लो पर तो देख लिया, अब हम हाई पर देख रहे हैं, तो यदि आप हाई प्रेशर पर देखेंगे बेटा तो K इंटू पी 1 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो थीटा बराबर Kp। अब 1 नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है, तो Kp, K से K कैंसिल हो गया, तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P की पावर 0, यानी थीटा कैसा हो गया, कांस्टेंट। और थीटा है क्या, जहां पर एडजॉर्प्शन हो रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, थीटा है क्या, व्हाट इज थीटा? तो देखिए थीटा वही तो लेयर है बेटा जहां पे एडजॉर्प्शन हो रहा है, यानी एडजॉर्ब होने वाला अमाउंट यही तो है। तो मैं यहाँ पे ये भी तो बोल सकता हूँ कि जो थीटा है, कलर बदल लूँ कोई, ये जो थीटा है यहाँ पे, ये x ही तो है जो पर यूनिट एडजॉर्बेंट इकट्ठा हो रहा है। तो इसका मतलब मैं थीटा को यदि कल रिप्लेस करूं किससे, x अपॉन m से, तो क्या मैं ये रिप्लेस कर सकता हूं? आइए करके देख लेते हैं। तो कह क्या रहा है सुनिएगा, उसने क्या बोला है, जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x अपॉन m के, ये तो बोला। तो मैं थीटा की जगह रख देता हूं x अपॉन m इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, x अपॉन m इक्वल्स टू थीटा की जगह Kp अपॉन 1 प्लस Kp। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, K क्या है, कॉन्स्टेंट्स। अब यदि मैंने थीटा की जगह x अपॉन m रखा तो उसने बोला क्या, उसने कहा कांस्टेंट भी बदल दीजिए, a इंटू पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस b इंटू पी कर दीजिए, जहाँ a और b आर क्या बन गए, एडजॉर्प्शन कांस्टेंट या कांस्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम बन गए, ऐसे बोल सकते हैं। अब इससे थोड़ा सा हम सीखना चाहें, जरा देखिएगा फिर से एक बार, करा एट वेरी, फिर लाइट चली गई भाई, चलिए बेटा लाइट चली गई थी, आ गई है, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था इसे। तो x अपॉन m बराबर Kp 1 प्लस Kp, और मैंने इन कांस्टेंट्स की जगह क्या लगा दिए थे, नए कांस्टेंट Ap एंड Bp। अब जरा देखिए, हम इसको फिर से चेक करना चाहते हैं, वही अपनी कंडीशन कौन सी वाली, वही हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाली। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले यदि वो कह रहा है कि एट वेरी लो प्रेशर, प्रेशर कैसा है, बहुत कम है, तो इसका मतलब जो एक होगा वो ज़्यादा हो जाएगा B इंटू पी से। तो Bp को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो x अपॉन m बराबर आ जाएगा A इंटू पी अपॉन 1 के, पक्का। यानी x अपॉन m कांस्टेंट हटा दें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 1,
यही तो फ्रेंडुलिश ने बताया था। और इसी को यदि बेटा हम हाई प्रेशर पर ले लें तो ये P की पावर 0 आया था एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर में क्या होगा बेटा, B इंटू पी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इस बार हम किसे नेग्लेक्ट कर देंगे, 1 को। तो x अपॉन m बराबर कितना हो गया, AP अपॉन BP। तो P से P कैंसिल, बराबर A अपॉन B। अब A अपॉन B क्या है, कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि x अपॉन m कांस्टेंट है या P की पावर 0 है। ये थी आपकी कौन सा एड्सॉर्प्शन, सॉरी कौन सी आइसोथर्म, लैंगमूर आइसोथर्म। फिर कह रहा हूं लैंगमूर है भाई, लंगूर मत पढ़िएगा। ये है हमारी कौन सी, लैंगमूर। थोड़ी बड़ी कर देता हूं। सर क्या पढ़ना जरूरी है इसे, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है, सिलेबस में दी नहीं गई, एनसीईआरटी में है भी नहीं। आपने पढ़ाई क्यों, बस बता दी मैंने तो आपको, हर चीज को वेरीफाई करके दिखाया कि हर चीज के वेरिफिकेशंस क्या थे। क्लियर है, चलिए खत्म करते हैं आइए चैप्टर को। थोड़ा सा पोर्शन है उसको और देख लेते हैं, और वो है एडसॉर्प्शन के यूजेस एंड एप्लीकेशंस। चलिए कहाँ इस्तेमाल होता है, यूजेस एंड एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ इस्तेमाल है इसका। चलिए देखना शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला इस्तेमाल टू रिमूव मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। हम ह्यूमिडिटी को रिमूव करने के लिए या मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए किसे इस्तेमाल करते हैं, सुना होगा, मैंने आपको बताया भी था, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं किसके, सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल के, इनको इस्तेमाल करते हैं। वो हम जूते खरीदते हैं या कपड़े खरीदते हैं लेदर के, तो छोटे से पाउच आते हैं, पैकेट अभी मेरे पास है नहीं वरना मैं आपको दिखाता, उसके अंदर छोटी छोटी गोलियां होती हैं, वो सिलिका जेल होता है बेटा, वो नमी आने से रोकता है। यूज नंबर 2 पे आ जाए, सेकेंड, इन गैस मास्क। बेटा जो लोग कोल माइंस में या खानों में काम करते हैं वो एक मास्क लगाते हैं, ठीक है, जो बना होता है एक्टिवेटेड चारकोल का। गैस मास्क किसका बना है, मेड अप ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल का, या चारकोल लिख सकते हैं, एक्टिवेटेड तो वो है ही है, एक्टिवेटेड चारकोल का। ये क्या करता है, जब हम कोल माइन में जाते हैं तो उसमें ढेर सारी गैसेस होती हैं, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है टॉक्सिक या जो पॉइजनस गैसेस उन्हें, जिससे हमारी जो एयर है वो फिल्टर होके आती है, यानी जो जहरीली गैसें हैं वो बॉडी में जाने से बच जाती हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होता है, उन्हें हम आराम से ले लेते हैं, तो यूज किया जाता है गैस मास्क में। तीसरे नंबर पर आइए, इसे यूज किया जाता है रिफाइनिंग ऑफ शुगर में। रिफाइनिंग ऑफ शुगर, देखिए जब शुगर बनती है ना बेटा तो बड़ी गंदी गंदी सी बनती है। ये कैन शुगर से जब अपन शुगर बनाते हैं तो ये साफ नहीं होती, बड़ी गंदी होती है, तो इसे साफ किया जाता है किससे, बाई एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल, जानवर, मरे हुए जानवरों की हड्डियां ली जाती हैं, चारकोल, उन्हें H2SO4 से डिस्टिल किया जाता है, पोरस किया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, उससे साफ किया जाता है। इसीलिए आप देखिए बहुत से लोग शुगर नहीं खाते, जो जैनीज होते हैं वो शुगर नहीं खाते, क्योंकि उन्हें पता है ये नॉन वेजिटेरियन है। शुगर इज नॉट वेजिटेरियन, ये नॉन वेजिटेरियन है एक तरह से। अरे हड्डियों का पाउडर मिला है, कभी चेक करना हो तो थोड़ी सी चीनी हाथ पे लेके छोड़ दो, हाथ पे वाइट पाउडर होगा, चखना, तुम्हें पता है क्या चखा, पता नहीं किस जानवर की हड्डियों का पाउडर, कुछ भी हो सकता है, मरा हुआ गाय, कुत्ता, कुछ भी अपना खा गए, सब चलता है भाई। क्या समझ में आया बेटा ये जो एप्लीकेशंस यहाँ पे लिखे हैं, कहीं किसी एप्लीकेशन में कोई डाउट हो तो बताइए। इसके अलावा हम इसे इस्तेमाल करते हैं इन सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, चौथे नंबर पर, इन सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। ढेर सारी इनर्ट गैसेस हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब होती हैं,
तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं किसे पता है? कोकोनट चारकोल को, कोकोनट चारकोल। एडजॉर्ब द डिफरेंट नोबल गैसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो ये उनके सेपरेशन के काम में आती है। और भी बहुत सारे यूज होते हैं एडजॉर्प्शन के, पर हमारे लिए इतने बहुत हैं। लीजिए, ये था सरफेस केमिस्ट्री की पहली यूनिट जिसे आपने नाम दिया था एडजॉर्प्शन। ठीक है बेटा, इसमें आप लैंगमूर एडजॉर्प्शन को छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस का नहीं था। चलिए, इसके बाद एक छोटी सी यूनिट और है एक लेक्चर की, इट इज कैटालिसिस। फिर हम पढ़ेंगे कोलाइडल स्टेट या कोलाइड्स। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, 3 बार लाइट जा चुकी है। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे कैटालिसिस, खत्म भी करेंगे एक ही क्लास में, और फिर 2 क्लास या कोशिश करूंगा 3 क्लास के अंदर खत्म करा दूं कोलाइड्स को और थोड़े से इनके क्वेश्चंस करें। आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।